साथियों, तो आज मैं साहिबा बेग फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री पर। तो चलते हैं आज की थ्योरी क्लास नंबर 18 जो कि एज एंड सेंचुरीज पे बेस्ड है। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडर्न एज, दैट इज 1901 से स्टार्ट होगी एंड इट एंड्स अप टू 1945। अब क्या कारण था ये एज 1901 से मार्क्ड है? बिकॉज क्वीन विक्टोरिया की जो डेथ है इस टाइम पे हो गई। इट मार्क्ड विद द इट सिंबलाइजेस विद द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड आफ्टर हर डेथ मॉडर्न एज स्टार्ट्स। सो 1901 marks the death of Queen Victoria। क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो जाती है और वहीं से स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड वहीं से स्टार्ट हो जाता है, एंड हो जाता है किसका? विक्टोरियन पीरियड का। नाउ इट एंड्स अप टू 1945। ये पीरियड 1945 तक चलता है और 1945 में व्हाट हैपेंड इन द 1945? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के साथ ये पीरियड एंड हो जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के साथ ये पीरियड क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। बेटा दिस मॉडर्न एज इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ एंजाइटी एंड इंटेरोगेशन। हमने देखा है ना आजकल हर किसी के अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक एंजाइटी है रिगार्डिंग द फाइनेंसेस, रिगार्डिंग द रिलेशनशिप्स। तो इस एज को मार्क ही किया गया। ये एज ऐसी आ ही गई है कि इसमें इस तरीके की चीज़ें हैं, एंजाइटी, इंटेरोगेशन। सो दिस एज इज मार्क्ड बाय एंजाइटी एंड इंटेरोगेशन। बिगेन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब जो ये 1901 है तो यानी कि अर्लियर 20th सेंचुरी ही मानी जाएगी। सो 20th सेंचुरी से स्टार्ट होती है एज एंड इट रफली गोज टू इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1901 एंड गोज अप टू 1945। सो 1901 में एडवर्डियन पीरियड के साथ इस एज की शुरुआत होती है। सो एडवर्डियन पीरियड के साथ कैसे शुरुआत होती है बेटा? एडवर्डियन पीरियड होता है 1901 से लेके 1910 तक। ठीक है, एडवर्डियन पीरियड में क्या होता है? एडवर्ड सेवंथ जो किंग होता है, एडवर्ड सेवंथ, उनका टाइमलाइन होता है, उनका पीरियड चलता है। सो देन इट पीरियड एंड्स अप टू 1945 और 1945 क्या मार्क करता है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड को मार्क करता है। सो एंड हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। नाउ दिस पीरियड मॉडर्न एज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें अकर करी? दैट इज मार्क्ड बाय द टू वर्ल्ड वॉर्स। इट इज मार्क्ड बाय टू वर्ल्ड वॉर्स, दैट इज वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड फर्स्ट। सो इट इज मार्क्ड बाय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ से कहाँ तक हुआ था बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918 तक और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ से कहाँ तक था? 1939 से 1945 तक। रैपिड इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस, यानी कि रैपिड इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक प्रोग्रेस थी किसमें? मॉडर्न एज में। सोशल एंड मॉरल अपहीवल, यानी सोशली और मॉरली सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। क्यों अपहीवल हो रहा था? बिकॉज देयर वॉज बिकॉज जो मोरालिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा वीकेंड हो गई थी। मोरालिटी गॉट वीकेंड, ठीक है। और साइंस क्या हो गई थी? एडवांस्ड हो गई थी और मोरालिटी वीक जा रही थी, रिलीजन वीक जा रहा था। क्यों? लोगों का फेथ उठ गया गॉड से, बिकॉज इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड में।
नाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द फ्रेगमेंटेशन. अब लिटरेचर जो उभर के आ रही थी ना बेटा, वो लिटरेचर एक it is in the fragmentation means it is in the broken plots. एक टूटी टूटी सी लिटरेचर सामने आ रही थी, सिस्टमैटिक नहीं थी कुछ भी, सिस्टमैटिक वे में अरेंज्ड नहीं था कुछ भी. सो नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, ब्रोकन प्लॉट्स थे, ब्रोकन प्लॉट्स थे एंड ब्रोकन प्लॉट्स थे, नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग थी. मतलब जो भी स्टोरी कहानी थी वो एक जुड़ी हुई नहीं थी, नॉन लीनियर वे में थी. एलिनिएशन यानी आइसोलेशन हो गया था, आइसोलेशन ऑफ फीलिंग्स, आइसोलेशन, लॉस ऑफ फेथ, लोगों का विश्वास उठ गया भगवान से, रिलीजन से, गवर्नमेंट से, एंड सर्च फॉर न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, और लोगों ने न्यू फॉर्म्स ढूंढने शुरू कर दी एक्सप्रेशन की. ठीक है, लॉस ऑफ फेथ कैसे हुआ था बेटा, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इतनी डेथ्स हुई, इतनी लॉस ऑफ लाइफ्स हुई, तो भगवान से, रिलीजन से, गॉड से फेथ उठ गया. किसका? गवर्नमेंट से भी फेथ उठ गया लोगों का. और सर्च करने लगे लोग, क्या सर्च करने लगे? न्यू फॉर्म्स, अपने हार्ट को पोर आउट करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए. दे वर फाइंडिंग आउट द न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. और न्यू फॉर्म्स क्या क्या थी? जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी आई उस समय, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और भी बहुत कुछ आया जिसके बारे में हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, अ शिफ्ट हुआ क्या? अ शिफ्ट फ्रॉम विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म. अब जो विक्टोरियन टाइम पीरियड था उससे शिफ्ट कहाँ आ रहा था? एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर, कि लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, हर चीज करके, एक्सपेरिमेंट करके, प्रूफ करके, साइंटिफिक वे में. एक एरा ऐसी थी, मॉडर्न एज, कि हर चीज एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड हो गई थी, मोरालिटी, रिलीजन बेस्ड सब चीजें खत्म हो गई थी कहीं ना कहीं. एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ, यानी कि साइकोलॉजिकल डेप्थ भी, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में जाके पहले उसको समझा जा रहा था, फिर कोई निष्कर्ष निकाला जा रहा था. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी इस एज के पीछे जो क्या कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, वो क्या था? इस एज के आने के पीछे क्या रीजंस रहे जो ये एज फ्लरिश करी? सो इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ यानी कि जो रेलवेज थे और जो फैक्ट्रीज थी, रेलवेज थे, फैक्ट्रीज थी, ये सब, इन सब की ग्रोथ हो रही थी. और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर, ग्रामफोन, ये सब चीज़ें डेवलप कर रही थी. ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, that is from 1914 to 1918, and World War Second, that is from 1939 to 1945, created the disillusionment. disillusionment कैसे create की वर्ल्ड वॉर सेकेंड और फर्स्ट ने? इन दोनों वॉर्स ने करी डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया. डिस्ट्रस्ट किसके प्रति? डिस्ट्रस्ट गवर्नमेंट के प्रति, लोगों का विश्वास उठ गया, एंड गॉड के प्रति भी. क्यों? क्योंकि मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ. डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. अब जो ब्रिटिश एम्पायर था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन की तरफ जा रहा था. क्यों जा रहा था डिक्लाइन की तरफ? क्योंकि जो भी मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई उसके कारण क्या हो गया कि जो ब्रिटिश एम्पायर था, दैट वेंट इन द डेट, वो डेट में चला गया. डेट यानी कर्जे में चला गया. सो द ब्रिटिश एम्पायर वेंट
into the debt, वो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबने लगा डिस्ट्रक्शन के कारण, देयरफॉर जो ब्रिटिश एम्पायर था वो डिक्लाइन हो रहा था। एंड राइज किसका हो रहा था? न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। क्या क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी? जैसे कि क्या क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी उस समय? दैट इज जैसे कि कम्युनिज्म, कम्युनिज्म जो कि रशियन रेवोल्यूशन, आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन पॉलिटिकल कौन कौन सी आइडियाज ऊपर आए थे? एक तो कम्युनिज्म आया था रशियन रेवोल्यूशन के बाद, उसके बाद फासिज्म आया था, फासिज्म इटली में, इटली के रेवोल्यूशन के बाद आया था, और नाजिज्म आया था जर्मनी में, नाजीवाद जर्मनी में, नाजिज्म आया था इन जर्मनी। इन्फ्लुएंस था उस समय डार्विन का, फ्रूइड का, मार्क्स का, नेट्से का, आइंस्टाइन का, इन सब का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था क्योंकि ये सब साइंटिस्ट उभर के आए। अब जो डार्विन थे उन्होंने एवोल्यूशन की बेटा थ्योरी दी थी उस समय, ठीक है, एवोल्यूशन की। सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी। सो इन्फ्लुएंस था उस समय डार्विन का, फ्रूइड का, कार्ल मार्क्स का, नेट्से का, आइंस्टाइन का, इन सब का इन्फ्लुएंस था, ठीक है। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी? जैसे डार्विन ने एवोल्यूशन की थ्योरी दी, फ्रूइड ने साइकोलॉजी की दी, साइकोलॉजी की थ्योरी दी, कार्ल मार्क्स ने सोशल क्लास पे दी, और नेट्से ने चैलेंज किया किसको? चैलेंज द ट्रेडिशनल मोरालिटी, चैलेंज द ट्रेडिशनल मोरालिटी। आइंस्टाइन ने पावर शो की, पावर ऑफ साइंस की, क्या पावर है साइंस की, और एटम बॉम्ब को लॉन्च किया। ग्रोथ क्या थी? ग्रोथ, फेमिनिस्ट ग्रोथ हुई उस समय, ग्रोथ ऑफ फेमिनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी कि जो फीमेल्स के क्या थे? राइट्स थे, फीमेल के राइट्स थे वो उभर के आए, राइट्स फॉर फीमेल। एंड सोशल रिफॉर्म क्या क्या हुआ उस समय? सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या थे? जैसे कि लेबर मूवमेंट थी, लेबर मूवमेंट, और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे, लेबर मूवमेंट थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म थे, और स्लेवरी मूवमेंट्स थी, स्लेवरी मूवमेंट्स थी, चाइल्ड लेबर थी, चाइल्ड लेबर पे मूवमेंट्स थी, ठीक है। सो ये सब मूवमेंट्स जो थी उभर के आ रही थी। एक तो राइट्स के लिए फाइट किया जा रहा था फीमेल्स के, एंड दूसरा मूवमेंट्स आ रही थी उभर के, जैसे कि लेबर मूवमेंट, इंडस्ट्रियल मूवमेंट, स्लेवरी मूवमेंट, चाइल्ड लेबर मूवमेंट्स, ये सारे सोशल रिफॉर्म्स उभर के आ रहे थे। नाउ लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस एज के? ब्रेक विद द ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, ठीक है। सो ब्रेक क्या हो रहा था? ट्रेडिशनल फॉर्म्स। ट्रेडिशनल फॉर्म्स कौन सी थी हमारी? जो भी पहले जिस तरीके से लिखा जा रहा था, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लीनियर वे में लिखा जा रहा था, वो सारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो थे ब्रेक हो रहे थे। अब क्या आ रहा था? न्यू एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी पोइट्री में। क्या एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी? फ्री वर्स आया, ठीक है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आया, अब नेक्स्ट में इन्होंने बोला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो थी फिक्शन के अंदर वो आई। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेटा क्या होती है? दैट मीन्स फ्लो ऑफ थॉट्स, फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। जब हम
किसी भी चीज को एक फ्लो में जो जो माइंड में आता जा रहा है वैसे ही स्टोरी लाइन लिखते जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्री वर्स एंड सिंबोलिज्म पोइट्री में उभर के आया। फ्री वर्स क्या होता है बेटा? जिसके अंदर कोई भी नो मीटर नो राइम। फ्री वर्स क्या होता है बेटा? नो मीटर, नो रेगुलर मीटर एंड राइम। सो फ्री वर्स रेफर्स टू नो रेगुलर, फ्री वर्स में क्या होता है? नो रेगुलर मीटर और राइम। अब जो सिंबोलिज्म है वो क्या होता है? सिंबोलिज्म बेटा होता है जैसे कि हम कोई भी ऐसी थिंग्स को रिप्रेजेंट करें, कोई भी ऐसी चीज़ों को, इमेजेस को सामने लाएं जिससे जो हमारी लिटरेरी जो कंसेप्ट है उसके बियॉन्ड ले जाएं रीडर्स को, कि जितना हम बोल रहे हैं सिंबलाइज करके उससे भी ज़्यादा वो अंडरस्टैंड कर सके। यानी कि हम ऐसी पिक्चराइजेशन, ऐसे सिंबल्स रिप्रेजेंट करें जिससे बच्चे जो हैं इजीली अंडरस्टैंड कर सके टेक्स्ट। थीम्स ऑफ एलिनिएशन, डिस्पेयर, chaos एंड सर्च फॉर मीनिंग। सो थीम्स कौन कौन से उभर के आ रहे थे? एलिनिएशन यानी आइसोलेशन का जो थीम था, डिस्पेयर यानी उदासीनता, chaos क्यों हो रहा था? डिस्ट्रक्शन के कारण chaos क्रिएट हो गया था। एंड सर्च हो रही थी मीनिंग की, लोग अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च कर रहे थे, इतनी तबाही और लॉस ऑफ लाइफ हो गई थी दैट देयर वाज नो मीनिंग ऑफ लाइफ। एम्फेसिस हो रहा था साइकोलॉजी पे, क्योंकि काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट भी इस टाइम उभर के आए, जो कि क्योंकि लोगों की मनस्थिति खराब हो गई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इतनी तबाही, इतनी सारी मौतें देखने के बाद, इतनी सारी लॉस ऑफ लाइफ देखने के बाद लोगों की साइकोलॉजिकल जो स्थिति थी वो उस समय एंजाइटी में थी, एंड इसीलिए जो साइकोलॉजिकल स्टडी थी उसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा था। सो देयर वाज एन एम्फेसिस ऑन साइकोलॉजी। सबकॉन्शियस माइंड कैसे कि जो भी हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली जो रैंडमली चलता रहता है चीज़ें बैक ऑफ द माइंड, उन पे एम्फेसिस हो रहा था। और इनर रियलिटी की अपने अंदर से अपने आप को पहचानो, जो बाहर से दिखावा कर रहे हो दैट इज़ अ डिफरेंट लाइफ, सो जस्ट नो योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड। राइज हो रहा था किसका? लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है? लिटरेचर को इवेल्युएट करना, जजमेंट करना कि कैसा वर्क लिखा है, तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म उभर के ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा था। एसेज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। डोमिनेंस किसकी थी? एसेज की, प्रोज की। किस फॉर्म में? नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा चल रही थी, नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा पॉपुलराइज हो रही थी। मेजर ऑथर्स और उनके वर्क्स क्या क्या थे? सबसे पहले था W.B. ईट्स। W.B. ईट्स मॉडर्न एज का ऑथर थे एंड इनका वर्क था द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम। T.S. इलियट, उसके बाद आते हैं T.S. इलियट, इनका वर्क है द वेस्टलैंड एंड द हॉलो मैन। इजरा पाउंड ने लिखा है कैंटोस। W.H. ऑर्डन का वर्क है सितंबर 1st 1939। डाइलेन थॉमस, दैट इज डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। W.B. ईट्स के बारे में एक बात बताना चाहूंगी, जो W.B. ईट्स थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ, ये फाउंडर थे किसके? ऑफ आयरिश, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आयरिश रिनेसा के फाउंडर थे ये। एंड इनको नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था? इन 1903 में, ठीक है। एंड T.S. इलियट गॉट नोबेल प्राइज इन 1948। इजरा पाउंड कौन थी? इजरा पाउंड वॉज द फाउंडर ऑफ
इमेजिस्ट मूवमेंट। नाउ प्रोज एंड नॉवेल्स। अब कौन कौन से बढ़िया बढ़िया प्रोज उभर के आए, नॉवेल्स उभर के आई। सबसे पहले जोसेफ कॉनरेड, इनका बहुत फेमस हुआ बेटा हार्ट ऑफ डार्कनेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस। E.M. फॉस्टर, अ पैसेज टू इंडिया। जेम्स जॉयस, यूलिसिस एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डोलोवे एंड टू द लाइट हाउस। D.H. लॉरेंस का क्या था, सन्स एंड लवर, वुमेन इन लव। एल्डस हक्सले जो था, इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा, ये क्वेश्चन 20 पे आता है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे। सो इट इज एल्डस हक्सले, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। जॉर्ज ऑरवेल का वर्क क्या था, एनिमल फार्म, विच इज बेस्ड ऑन द क्या कहते हैं, किस पे है, एलिगरी पे है। इट इज, ये एक एलिगोरिकल नॉवल है। सो एनिमल फार्म विच इज एन एलिगोरिकल नॉवल। मुल्क राज आनंद, जो कि एक इंडियन ऑथर हैं, उनके जो वर्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सोशल क्लास को हाईलाइट करते हैं, जैसे कि अनटचेबल वर्क है जिसमें छुआछूत किस तरीके से कास्ट सिस्टम को हाईलाइट किया गया है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। मुन्नो बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ड्रामा, नाउ ड्रामास कौन कौन से थे, जॉर्ज बर्नेट शॉ का ड्रामा था पिग्मैलियन। सो पिग्मैलियन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्क। देन मैन एंड सुपरमैन। T.S. इलियट का ड्रामा कौन सा था, मर्डर इन द कैथेड्रल, बहुत फेमस और हुआ था ये वर्क एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन गाल्सवर्दी का जस्टिस एंड स्ट्राइव। लैंग्वेज एंड स्टाइल, अब इस समय कौन सी लैंग्वेज और स्टाइल जो थे वो पॉपुलराइज हो रहे थे। कोलोकियल लैंग्वेज होती है बेटा एवरीडे लैंग्वेज, इसको एवरीडे लैंग्वेज भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसको रीजनल लैंग्वेज का नाम भी दे सकते हैं, कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको कोलोकियल लैंग्वेज कहते हैं। या फिर जो रोज़मर्रा में हम बोलते हैं उस एवरीडे लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कोलोकियल लैंग्वेज। डायरेक्ट मतलब बातों को ईजिली अंडरस्टैंडेबल बातें करना, घुमा फिरा के सजा धजा के ना बोलना, ईजीली अंडरस्टैंडेबल बातें करना, सो ईजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद सिंबॉलिक लैंग्वेज, मैंने बताया था कि इस तरीके की थिंग्स को यूज़ करना जो कि लिटरेरी मीनिंग के हमें बियॉन्ड ले जाए, विच टेक्स अस बियॉन्ड लिटरेरी मीनिंग। ठीक है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग जो हमारे अंदर ही अंदर बातें चलती हैं उसको कहते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। सो द थॉट्स, द फीलिंग्स, ठीक है, गोइंग इनसाइड अस, मतलब खुद से ही इंटीरियर अपने अंदर ही अंदर सोचना और बातें करना। फ्रेगमेंटेड नरेटिव, यानी मैंने बताया था ना प्लॉट्स जो थे वो जुड़े हुए नहीं थे, फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स थे, काफ़ी ज़्यादा लीनियर नहीं थे प्लॉट्स, फ्रेगमेंटेड नरेटिव था। शिफ्ट हुई थी ऑर्नेट विक्टोरियन डिक्शन, यानी कि सजा धजा के जो विक्टोरियन डिक्शन लिखी जा रही थी, जैसे क्वीन विक्टोरिया की प्रेज में भी चीज़ें लिखी गई, तो उससे शिफ्ट हो गया किससे, टू प्लेन येट कॉम्प्लेक्स प्रोज, यानी कि शिफ्ट हो गया विक्टोरियन डिक्शन से प्लेन बट कॉम्प्लेक्स प्रोज की तरफ, प्रोजेस की तरफ ज़्यादा, एसेस की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया। मिथिक एंड एल्यूसिव स्टाइल यूज होने लगा बेटा। मिथिक यानी जो मिथ्स पे बेस्ड था, मिथ्स होते हैं ना जो हम रूड चीज़ें बना लेते हैं, मिथ्स बना लेते हैं अपने माइंड में कि ये ऐसे है, ये ऐसे, तो मिथ होते हैं कई तरीके के। सो मिथिक बेस्ड चीज़ें
उभर के आई पोएट्री में। एंड एल्यूसिव स्टाइल, एल्यूसिव होता है बेटा जो मतलब कि किसी भी चीज़ को मतलब वो करता है, रेफरेंस देता है। सो एल्यूसिव स्टाइल मतलब रेफरेंसिव स्टाइल, रेफरेंसिव स्टाइल का यूज़ होता है जिसमें किसी भी चीज़ की रेफरेंस दी जाती है। और इंक्रीजिंगली इंटरनेशनल आउटलुक इन इंग्लिश राइटिंग, इंटरनेशनल आउटलुक इंक्रीज हो रहा था इंग्लिश राइटिंग का, क्योंकि पूरे ग्लोब पे कहीं ना कहीं राइटर्स जो थे डिफरेंट मतलब ग्लोब, पूरे ग्लोब में जहाँ जहाँ उनकी, चाहे फ्रांस है चाहे कहीं है, कहीं कहीं के राइटर्स जो हैं वो सब किस में लिख रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे थे। सो पूरे ग्लोब पे इम्पैक्ट चल रहा था इंग्लिश का। लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या थी, एस्टेब्लिशमेंट हो रही थी किसकी, मॉडर्निज्म की, एंड एज अ मेजर मूवमेंट इन द वर्ल्ड लिटरेचर। सो लिटरेरी सिग्निफिकेंस ये थी इस एज की कि जो मॉडर्निज्म है वो एक मेजर मूवमेंट की तौर पे उभर के आया। ठीक है, मॉडर्निज्म यानी कि नई टेक्नोलॉजीज, एक नयापन, एक मॉडर्न एरा उभर के आया। कब, इन द वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर शिफ्टेड फोकस फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स टू इनर कॉन्शियसनेस, यानी कि अंदर जो हमारी जैसे इंटीरियर मोनोलॉग हुआ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उभर के आया, उसमें जो इनर थॉट्स चलते हैं माइंड में उसी को ही राइटिंग में उतार दिया गया। इंटीरियर मोनोलॉग आया जिसमें कि अंदर ही अंदर की जो बातें हैं वो आई सामने की, इंसान अपने अंदर क्या क्या थॉट्स उसके चलते हैं। सो शिफ्ट हुआ फोकस एक्सटर्नल मतलब बाहरी दिखावे से अंदर के जो इनर थॉट्स हैं, इनर फीलिंग्स और इनर थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाने लगा। ठीक है, चैलेंज टू अ ट्रेडिशनल नरेशन एंड पोएटिक फॉर्म्स, यानी कि चैलेंज किसको किया गया, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी उनको चैलेंज किया गया, न्यू पोएटिक फॉर्म्स उभर के आई, न्यू पोएटिक फॉर्म्स का जन्म हुआ। रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट का क्या मतलब है बेटा, डिसइल्यूजन मीन्स कि डिसट्रस्ट। सो रिफ्लेक्शन दिख रही थी डिसट्रस्ट की, डिसट्रस्ट दिख रहा था किसके अंदर, 20th सेंचुरी में। डिसट्रस्ट टुवर्ड्स द गॉड, टुवर्ड्स द रिलीजन, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, मतलब विश्वास उठ गया था लोगों का किससे, गवर्नमेंट से, रिलीजन से ट्रस्ट उठ गया था, क्योंकि इतनी क्या हो गई थी, मैसिव डेथ्स हो गई थी और डिस्ट्रक्शन हो गई थी। प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर आफ्टर 1945। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटीरियर मोनोलॉग, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री उभर के आई, इन सब ने एक बेस बना दिया किसका, आने वाले पोस्ट मॉडर्न पीरियड का। सो कंक्लूजन में मैं टोटली अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो मैं पूरा कंक्लूड करना चाहूँगी कि मॉडर्न एज है क्या, टोटल मतलब लास्ट का उसका सार क्या है। मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज मार्क्ड बाय द इनोवेशन। देखो मॉडर्न एज आई है तो लोगों ने इंटरनेट, मोबाइल ये सब यूज़ करना शुरू कर दिया, तो इनोवेशन तो हुई है। डिसइल्यूजमेंट भी है साथ में, डिसइल्यूजमेंट मतलब डिसट्रस्ट भी हो गया था कि गॉड नहीं है कहीं ना कहीं, मतलब या रिलीजन से विश्वास उठ गया, बिकॉज इतने इनोसेंट लोगों की भी डेथ हो गई और इतनी क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन हो गई मैसिव, एंड अ न्यू साइकोलॉजिकल डेप्थ। और लोगों ने कहा कि जो भारी दिखावा इससे अच्छा है कि जो इनर फीलिंग्स है और जो इनर कॉन्शियसनेस है उस पर काम किया जाए। इट रिफ्लेक्टेड द ट्रॉमास ऑफ वॉर, मतलब कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं कुछ कंट्रीज़ में आज तक उस वॉर्स के साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। इतने लोगों के ऊपर उन एटॉमिक बॉम्ब्स के साइड इफ़ेक्ट्स हुए कि आज तक लोगों की जो पीढ़ियाँ हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स झेल रही हैं। सो ट्रॉमास ऑफ वॉर एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीव्स, पुराने परंपराएं, पुराने बिलीव्स, जैसे कि जिस तरीके की राइटिंग्स थी, लीनियर प्लॉट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सब ब्रेक हो रहा था। फ्री वर्स आ रहा था, फ्री वर्स में लिखो, और क्या कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब उभर के आ रहे थे।
इट शेप्ड कंटेम्प्रेरी राइटिंग स्टाइल्स एंड ग्लोबल लिटरेरी ट्रेंड्स। तो कंटेम्प्रेरी राइटिंग स्टाइल्स का क्या मतलब है, यानी कि इसने कंटेम्प्रेरी राइटिंग स्टाइल्स को क्या कहते हैं, उभारा एंड ग्लोबल लिटरेरी ट्रेंड्स को सेट किया। ग्लोबल लिटरेरी ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लोबल जो मतलब कि ऑल ओवर द मैप, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब पे पूरे इन्फ्लुएंस चल रहा था इंग्लिश का। सो ग्लोब में हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज का बोलबाला था। और कंटेम्प्रेरी राइटिंग स्टाइल्स मतलब उसी समय जो है काफ़ी सारे राइटिंग स्टाइल्स कंटेम्प्रेरी मतलब उसी समय के और भी राइटिंग स्टाइल्स थे जो उभर के आ रहे थे। So this is all for today. You can join us on A1 English 360 degree.